Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well and preparing well. आज का जो टॉपिक होने वाला है ये जिसके लिए आप कह सकते हो ना कि एजम्पशन हम बना के रखते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो ये उनमें से एक है। बट ये बहुत बहुत इजी टॉपिक है क्योंकि आज आप पढ़ने वाले हैं साउंड वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो ध्वनि तरंगे हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं। इनफैक्ट ये जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स आज पढ़ने वाले हो, जो तरंगे हैं या फिर आप कह सकते हो जो उनके गुण आप पढ़ने वाले हो, उनकी खासियत जो आप पढ़ने वाले हो, ये वो चीज़ है जो हर एक वेव की, चाहे वो आप कोई भी वेव पढ़ रहे हो, चाहे आप वो लाइट वेव पढ़ रहे हो, प्रकाश की तरंगे पढ़ रहे हो, उन सब में इनकी जो डेफिनेशन है, इनकी जो परिभाषा है या इनकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ क्या चीज़ होती है, ये बिल्कुल सेम रहती है। तो साउंड वेव्स की हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको तरंगे बनानी होती हैं, आप किस तरीके से डायग्रामेटिकली उसको शो करोगे। तो नॉर्मली हम जैसे एक्स और वाई एक्सिस होती है, इसके अंदर ये वो एक्स और वाई एक्सिस नहीं होती, ये जो बीच की रेखा है, जो बीच की लाइन है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस। असल में ना देखो, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि लाइट की जो वेव है, जो या फिर जो साउंड की वेव है, जो ध्वनि की तरंगे हैं, वो कैसे चलती हैं। आप ये चीज समझ के चलो कि मैं इधर से बोल रही हूँ और आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हो, बीच में ये हवा है, तो जो इसके कण है वो एक के पीछे एक बिल्कुल आसानी से लगे हुए हैं इक्वल डिस्टेंस पे, और इनमें कोई भी डिस्टरबेंस, कोई भी अवरोध, कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं बोलना शुरू करती हूँ तो मेरे मुंह से जो प्रेशर निकलता है हवा की वजह से या किसी भी कारण, वो प्रेशर के कारण ये कण आपस में हिलने लगते हैं, इनमें वाइब्रेशन होने लगती है और ये टकराने लग जाते हैं। पहला कण टकराएगा, ये हिलेगा और हिलते हिलते दूसरे कण से टकराएगा, तो अपनी सारी एनर्जी या जो साउंड वेव थी, जो ध्वनि थी, वो इसने दूसरे को पास कर दी। दूसरा हिलेगा, हिलते हिलते तीसरे से टकराएगा, सारी साउंड इस पर आ गई। इस तरीके से मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है। अब मैं बात करती हूँ, ये जो लाइन थी, ये थी लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, मतलब अभी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं चुप हूँ और पार्टिकल्स एक दूसरे के पीछे बिल्कुल आराम से लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही कहीं से भी कोई आवाज़ आती है तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें डिस्टर्बेंस होने लगती है, और नॉर्मली हम वो डिस्टर्बेंस ये इस तरीके से दिखाते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये ऊपर नीचे होने लग गए। तो ये तरीका होता है किसी भी तरंग को या किसी भी वेव को दिखाने का। नॉर्मली आपको जो पढ़ना है, जैसे साउंड वेव की बात करूं, ध्वनि तरंगों की बात करूं, तो दो तरीके की तरंगे होती, जो नॉर्मल तरंगे होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी साउंड वेव्स की। तो नॉर्मली होता क्या है, ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है क्रेस्ट और नीचे वाले को बोला जाता है ट्रो। ठीक है, जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है इसको क्रेस्ट बोला जाता है, यानी जो पार्ट लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस से ऊपर है, जीरो डिस्टरबेंस का मतलब शून्य अवरोध की जो रेखा है उसके ऊपर है, उसको क्रेस्ट बोला जाएगा, नीचे वाले को ट्रो बोला जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके कौन कौन से गुण पढ़ने हैं। ये कोई गुण नहीं है, ये सिर्फ नाम है, ये कोई विशेषता नहीं है, ये सिर्फ नाम है। तो सबसे पहला जो पढ़ना है वो है आपका एम्पलीट्यूड। ये थी जब कोई डिस्टरबेंस नहीं था, डिस्टरबेंस हुआ और पार्टिकल्स एकदम से इतने ऊपर चले गए, तो मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक रेखा गई है, तरंग गई है, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, यानी तरंग दैर्घ्य। ये होता है आपका एम्पलीट्यूड, आयाम जिसको बोलते हैं। तो आपको 5 विशेषताएं पढ़नी है। सबसे पहली है वेवलेंथ, यानी तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या होता है, ये एक वेव बनाई है मैंने पूरी, इस वेव की कितनी लेंथ है। तो कई सारे तरीके हैं, एक तो यही है कि आप इसकी लेंथ को मेजर कर लो, जो कि प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं है कि आप ऐसे लेंथ को मेजर कर सकते हो। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, मैंने और भी वेव्स बना दी, ये क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, इनको कंप्रेशन भी बोलते हैं, नीचे वाली को रेयरफेक्शन भी बोलते हैं। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बोला जाता है। अगर ट्रांसवर्स वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है मतलब जो वेव ऐसे जा रही है उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। ऊपर वाले हिस्से को कंप्रेशन बोला जाता है, नीचे वाले हिस्से को रेयरफेक्शन। लेकिन अगर वेव ट्रांसवर्स वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव्स ऐसे जाती हैं,
लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके से ट्रैवल करती हैं बिल्कुल लाइन में, और ट्रांसवर्स वेव्स ऊपर नीचे ट्रैवल करती हैं। उसमें ऊपर वाले को क्रेस्ट और नीचे वाले को ट्रो बोला जाता है। अभी आगे आएगा, आप समझ जाओगे, तो इतना कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। बट मुझे आपको पहले समझाना है वेवलेंथ क्या होती है। तो एक वेव की जो लेंथ होगी, एक तरंग की जो लंबाई होगी, उसको वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। लेकिन हम इसको कैसे नापते हैं, एक तरंग की लेंथ कैसे नापोगे? वहाँ पे हम ऑब्वियस सी बात है कोई स्केल रख के या इंच टेप रख के तो नाप नहीं सकते हैं। तो हम साइंस में कैसे इसको मेजर करते हैं, ये जो ऊपर वाले दो उठे हुए हिस्से हैं, चाहे आप इनको क्रेस्ट बोल रहे हो चाहे कंप्रेशन बोल रहे हो, ऐसे ही जो नीचे वाले दो हिस्से हैं, इनको चाहे आप रेयरफैक्शन बोल रहे हो चाहे ट्रो बोल रहे हो, तो दो लगातार कंप्रेशन के बीच की दूरी नाप सकते हो, या फिर दो लगातार रेयरफैक्शन या फिर ट्रो की दूरी आप नाप सकते हो। ये होती है आपकी वेवलेंथ। तो द कंबाइंड लेंथ, देखो तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या बताई थी, इस कंप्रेशन की और इस रेयरफैक्शन की लंबाई नाप लो, ये पूरी एक लेंथ हो गई। द कंबाइंड लेंथ ऑफ कंप्रेशन एंड एडजेसेंट रेयरफैक्शन, संपीडन और आसन विरलन की, यानी एक संपीडन, हिंदी में संपीडन बोलते हैं, नीचे वाले को विरलन बोलते हैं, उसकी कंबाइंड लंबाई को हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। इसका प्रतीक वेवलेंथ को हम सिंबल जो है इसका होता है लैम्डा, ग्रीक सिंबल है ये। हम यह भी कह सकते हैं, अब इसकी दूसरी डेफिनेशन, दो क्रमागत संपीडन, या तो आपने क्या किया, दो लगातार संपीडन के बीच का डिस्टेंस ले लिया, या फिर दो लगातार विरलन के बीच का डिस्टेंस ले लिया, उसको भी आप क्या बोलते हो, तरंग दैर्घ्य बोलते हो। इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो है मीटर। वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बता दूं। अगला है एम्पलीट्यूड। देखो एम्पलीट्यूड का मतलब बताया था आयाम, कि एक जो वेव है, जो तरंग है, वो मैक्सिमम कितनी लंबाई यानी कितनी ऊंचाई तक पहुंची है, उसको आप क्या बोलोगे, एम्पलीट्यूड बोलोगे, आयाम बोलोगे। आयाम से ना आप कह सकते हो, हमको पता लगता है कि कितनी ऊंची आवाज है, ठीक है, कितना जोर से आपकी आवाज आ रही है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब लाउडनेस इसी पर निर्भर करती है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, ये जो मीडियम के जो पार्टिकल्स थे, ये जो माध्यम के कण थे, ये अपनी मीन जगह से, अपनी मूल अवस्था से कि मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक विस्थापित हुए हैं, उसको हम आयाम बोलते हैं। इसको ए से दर्शाया जाता है, इसकी एसआई इकाई भी मीटर में है। और यह किस पर निर्भर करता है, ये उस बल पर निर्भर करता है जिस बल से आप कह सकते हो कि अगर कोई आप साउंड कहीं से निकाल रहे हो तो किस बल से साउंड निकाल रहे हो, या मैं बोल रही हूं तो मैं कितनी जोर से, कितनी फोर्स लगा रही हूं कि मेरी आवाज निकले। द लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, आवाज कितनी तेज होगी कितनी हल्की होगी वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगा। और आपको मैं ये भी बता दूं, ये जो लाउडनेस है ना, कितनी आवाज, कितनी शोर वाली आवाज होगी, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, आयाम के वर्ग पे निर्भर करती है। तो अब तक आपने दो विशेषताएं पढ़ी। सबसे पहले आपने पढ़ी थी वेवलेंथ, जिसको आपने तरंग दैर्घ्य नाम दिया था, और दूसरा आपने पढ़ा एम्पलीट्यूड, जिसका नाम आपने क्या दिया, आयाम। चलिए तीसरी, अब देखो जैसे ये भी एक एग्जांपल है लाउडर साउंड और सॉफ्ट साउंड का। अगर कोई आवाज बहुत तेज आ रही है और बहुत धीरे धीरे कोई बोल रहा है, तो अगर लाउडर साउंड है तो खुद देख सकते हो कि इसका जो एम्पलीट्यूड है, आयाम है, वो कितना ज्यादा है और इसके अंदर आयाम कितना कम है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट साउंड है और ये लाउडर साउंड है। तो ये किस पर डिपेंड करती है, लाउडनेस, ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर यानी आयाम पर, और आयाम के भी प्रॉपर अगर मैं बात करूं वर्ग पर। चलिए तीसरी विशेषता है फ्रीक्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो साउंड की अगर मैं बात करूं, मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया था कि साउंड मेरे पास से आप तक कैसे पहुंच रही है, कि मैं बोल रही हूं तो ये कण हिलना शुरू हुआ, ये हिलते हिलते टकराया इससे, ये हिलना शुरू हुआ, ये हिलते हिलते इससे टकराया। तो आप समझो कि मुझे एक्सप्लेन करने में कितना टाइम लग रहा है, जबकि इधर से मैं बोल रही हूँ उधर से आपको सुनाई दे रहा है। तो एक चीज आप समझ रहे हो कि ये पूरी प्रोसेस की स्पीड कितनी तेज है, कितनी तेज स्पीड में साउंड यहाँ से वहां तक ट्रैवल भी कर गई।
तो साउंड की स्पीड बहुत हाई होती है, यानी 1 सेकंड में, आप समझो 1 सेकंड में पता लगा बहुत सारी वेव्स जो हैं साउंड ने कवर कर ली। तो 1 सेकंड में साउंड की कितनी वेव्स बन रही हैं उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा ना, फ्रीक्वेंसी तो आवृत्ति, कौन सी चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है। तो 1 सेकंड में कंप्लीट कितनी वेव्स बन रही हैं, कितनी तरंगे बन रही हैं, उसको आवृत्ति कहा जाता है। इसकी एसआई इकाई हर्ट्ज होती है। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बार एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। इसका फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड के उल्टा। देखो बहुत आसान है। टाइम पीरियड का मतलब है एक तरंग का क्या टाइम है, ठीक है। अब मैं आपको ये अगर मैं न्यूमेरिकल की फॉर्म में एक्सप्लेन करूं, मान लो कोई वेव है, साउंड है जिसमें 10 वेव बन रही हैं 1 सेकंड में, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 10, क्योंकि 10 वेव बन रही है 1 सेकंड में। लेकिन अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि एक वेव कितना टाइम लेगी। तो एक वेव कितना टाइम लेगी, 1/10 सेकेंड। तो ये हो गया टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बिल्कुल उल्टे होते हैं एक दूसरे के। जैसे मैंने बोला फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या है, हर्ट्ज, एसआई मात्रक इसका हर्ट्ज है। दूसरा, इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको या तो आप एफ से रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल एफ। आप बहुत सारी बुक्स में आपको एन भी मिलेगा, बहुत सारे बुक्स में आपको न्यू भी मिलेगा। जैसे वी बनाते हैं, बस वी के जो ऊपर के है उसको स्लेंट आप लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन कर दो, तो ये न्यू और एफ सिंबल से दर्शाया जाता है। एन से भी दर्शाया जाता है बहुत सारी बुक्स में। टाइम पीरियड क्या है, वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, वो आवृत्ति का जो है वो बिल्कुल उल्टा होगा। तो वो टाइम, वो समय जो एक पूर्ण तरंग उत्पन्न करने में लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। इसको टी से डिनोट किया जाता है और इसकी जो एसआई इकाई है वो है सेकंड। ये सबसे आसान था, आई डोंट थिंक ये एक्सप्लेन करने की भी नीड है अगर आपने फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पढ़ ली तो। लास्ट है वेलोसिटी और स्पीड। चलिए फर्स्ट से बताइए आपने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा वेवलेंथ, जिसको क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। दूसरा एम्पलीट्यूड, आयाम। तीसरा फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। फोर्थ टाइम पीरियड यानी समयावधि, और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। पांचवा है आपका वेलोसिटी। आप इसको वेलोसिटी बोल सकते हो, स्पीड बोल सकते हो, यानी उसकी वेग बोल सकते हो, या फिर गति। वेलोसिटी क्या होती है, ये स्पीड क्या होती है, आपने डिस्टेंस टाइम वाले चैप्टर में पढ़ा था ना। जो डिस्टेंस, भाई देखो नॉर्मली वेलोसिटी या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वेग या गति का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम, राइट। अब इसमें डिस्टेंस तो होता ही नहीं कुछ भी, वेव में वेव की तो लेंथ होती है, वेव लेंथ जिसको बोलते हो, सिंपल। तो कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं कितने टाइम में, कितनी डिस्टेंस वो वेव कवर कर रही है कितने टाइम में, उसको वेलोसिटी बोलते हैं। इसकी ऐसा इकाई वही है जो कि मीटर पर सेकंड, जो नॉर्मल डिस्टेंस की होती है, जो नॉर्मल वेलोसिटी की होती है। और एक और बात मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से ना हम लोग एक रिलेशन भी निकालने वाले हैं। देखो तो जैसे अभी आपने पढ़ा वेलोसिटी यानी वेग का फॉर्मूला क्या होता है, है ना। तो डिस्टेंस यहाँ क्या है, वेवलेंथ है ना। भाई एक वेव की जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, उसकी वेवलेंथ होगी। तो मैं इसको बदल देती हूँ वेवलेंथ में, यानी तरंग दैर्घ्य में। अब इनके सिंबल्स लिखती हूँ। वेलोसिटी तो स्पीड है, v हो गई। वेवलेंथ को आप लैम्डा से डिनोट कर रहे थे, राइट। टाइम को आप टाइम से डिनोट करते हो, t से। अब होगा क्या, अगर मैं लैम्डा को, वेवलेंथ को यही रखूं, ये टाइम अपॉन में चला जाएगा, है ना। अभी आपने जस्ट पढ़ा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी।
समयावधि और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, यानी रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसको मैं v मल्टीप्लाई 1 टाइम लिख लेती हूँ, और 1 टाइम क्या है? फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये आपका रिलेशनशिप आ गई वेवलेंथ, स्पीड और फ्रीक्वेंसी में। आपसे ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसके अंदर है भी कुछ नहीं, इसको लर्न भी अगर करना है ना, सबसे आसान तरीका इनके सिंबल्स लर्न कर लो। जैसे वेवलेंथ का लैम्डा है, स्पीड का या वेलोसिटी का v है, फ्रीक्वेंसी का f याद रखो। तो इन तीनों में सबसे अजीब जो बन रहा है भाई, v और f तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लैम्डा आपने अलग पढ़ा है ना, तो लैम्डा को एक साथ रखो और v और f को एक साथ रखो, आपको रिलेशनशिप लर्न हो जाएगी। पर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल किस चीज का है। सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। देखो मैं वही बता रही थी, ये रही आपकी रिलेशनशिप। इसी को वेव इक्वेशन भी बोलते हैं। तो v इज इक्वल्स टू, ये सॉरी, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू v इंटू एफ, ठीक है। इसी को वेव इक्वेशन भी बोलते हैं। चलिए अब कुछ इसी टॉपिक पे बने क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहला, लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के डैश समानुपाती होती है। क्यूब रूट, क्यूब, स्क्वायर या स्क्वायर रूट। मैंने अभी आपको लेक्चर में समझाया, तो आप लोगों के पास सिर्फ आधे मिनट का टाइम है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। जस्ट मैंने आपको अभी बताया है, इसका डायग्राम भी आप लोगों ने ड्रॉ किया था कि लाउड साउंड है तो इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, सॉफ्ट साउंड है तो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि जो लाउडनेस है, जो प्रबलता है, वो किस चीज़ पर निर्भर करती है। ये तो बता दिया इन्होंने, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के क्या मेजर पर डिपेंड करती है जी? तो ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर, यानी इसके वेग पर, वर्ग पर। दूसरा, अच्छा एक और चीज़, ये अब जनरल नॉलेज की बात, क्योंकि साउंड के इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें बताई जाएंगी आपको। साउंड यानी ध्वनि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, तरल और गैस में से सबसे ज़्यादा तेज ट्रैवल करती है सॉलिड में से, ठोस पदार्थों में से, पहली चीज़। दूसरी, साउंड की स्पीड, जो ध्वनि की जो आपकी वेग होता है, हर तापमान पर अलग होता है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मली अगर आप लर्न करेंगे कुछ भी चीज़ तो 25 डिग्री पर, रूम टेम्परेचर पर आपको लर्न करना है। तो अगला है, ऑफ द ऑप्शंस लिस्टेड बिलो, जो नहीं, ये जो विकल्प हैं इनमें से स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन डैश, सबसे ज़्यादा किस में होगी? 25 डिग्री सेल्सियस पे। देखो तो पहली बात तो ना कॉमन सेंस से हो जाएगा, आपको कुछ लर्न नहीं है तो भी। इथेनॉल लिक्विड है, ठीक है, ये अल्कोहल होता है। ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, एल्यूमिनियम सॉलिड है। तो सॉलिड में से ही बताया ना मैंने आपको, एल्यूमिनियम में सबसे हाई स्पीड होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स कॉल्ड? देखो हर क्वेश्चन ना हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो अगर आप हिंदी में पढ़ोगे आपको आंसर एकदम पता लग जाएगा। लेकिन इंग्लिश में भी बता दूं, ऑप्टिक्स का मतलब है लाइट से रिलेटेड। एस्ट्रोफिजिक्स में क्या होता है, आप एस्ट्रोलॉजी यानी जो प्रॉपर आप कह सकते हो कॉस्मिक, आप कॉस्मिक वर्ल्ड के बारे में पढ़ोगे। फोटोनिक्स में सनलाइट, क्वांटम, जो आपकी ये वाली थ्योरी होती है वो आप पढ़ोगे। तो बचा क्या है? एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स होती है आपकी ध्वनि की, तो ध्वनि की ही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन डिस्टिल्ड वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट? जो ध्वनि की स्पीड कितनी होती है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर। पानी में आपको ये भी बता दूं, डिस्टिल्ड वाटर में पूछ रहे हैं, तो ये स्पीड होती है 1498 मीटर पर सेकेंड, 1498 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर? ये भी लगभग आप कह सकते हो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, 343 मीटर पर सेकेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दो वैल्यूज याद रखना, पानी में 1498 है, हवा में 343 मीटर पर सेकेंड है। तो गाइज ये था कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का टॉपिक। आई होप आपको एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कुछ भी क्वेरी हो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ एसएससी के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ सभी टॉपिक फाउंडेशन से कवर करने के लिए हमारा कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का बैच है, जो कि एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप बिल्कुल इसको परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ जैसे जनरल अवेयरनेस का बैच है, मैथ्स का बैच अवेलेबल है, द्रोणाचार्य बैच,
इसी के साथ इंग्लिश का बैच भी अवेलेबल है, ये रहा, ये द्रोणाचार्य बैच अवेलेबल है। इंग्लिश का है 0 to हीरो, तो डिफरेंट बैचेस अवेलेबल है, आप बिल्कुल अपने हिसाब से इनमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स कवर करने हैं तो हमारा ऑफिसर बैच भी अवेलेबल है। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल RBE रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन को ज्वाइन करना ना भूलें फॉर PDFs एंड प्रीवियस ईयर कंपाइलेशंस ऑफ ऑल दीज एग्जाम्स। सेकेंडली, आप हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली दिया हुआ है, तो आप उस पर भी क्लिक करके आप वेबसाइट पर आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपके पास 1000 से भी ऊपर फ्री टेस्ट अवेलेबल है जो आपकी प्रिपरेशन का इवेल्युएशन करने में आपकी हेल्प करेंगे। इसी के साथ YouTube पे हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो डेफिनेटली आप जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी वीडियो। जैसे अगर मैं बात करूं प्लेलिस्ट के भी, तो इसके अंदर हमारे पास सभी मैथ्स के क्रैश कोर्स की, GS के क्रैश कोर्स की, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, सबकी क्रैश कोर्स की अवेलेबल है प्लेलिस्ट। तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।